Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th की अकाउंट्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। एक एक क्लास में एक एक चैप्टर कवर करेंगे, जिस क्लास में सारे कंसेप्ट्स आ जाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे पहले आपको मीनिंग बता रखा है, अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है। और अच्छा, इसके जस्ट बाद लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का। देखिए, जो मैं बुक रेफर कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि हो सकता है किसी और बुक में कोई और सीक्वेंस हो, इसलिए पहले ही बता दूँ, मैं रेफर कर रहा हूँ TS ग्रेवाल को। अगर किसी के पास नहीं है तो बेटर है, मैं आपको कहूँगा बहुत अच्छी बुक है अकाउंट्स की, आप इसको परचेज़ कर लो। ठीक है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, 300-400 रुपये की जितने की भी आएगी, बट ये आपको बहुत हेल्प करेगी। बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें है। अगर आपने ये कवर कर ली तो इसके बाद और कहीं कोई और बुक देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें सब कुछ है। ठीक है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, बट वाइडली एक्सेप्टेड बुक है। ठीक है, एज अ चार्टेड अकाउंटेंट मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। देखिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसमें सबसे पहले अकाउंटिंग का जो मीनिंग लिखा है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। ये मीनिंग है। और इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं अगले पेज पर, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इस मीनिंग का ही एक एक वर्ड को समझा रखा है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जैसे सबसे पहले क्या कहा, अकाउंटिंग क्या होती है। वैसे देखा जाए तो हम लोग यही बोलते हैं, अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कोई हमसे पूछे कि अकाउंट्स क्या है, ठीक है, ये तो बुकिश लैंग्वेज है, ये लिख कर आनी पड़ेगी पेपर में, बट क्या करें। लेकिन फिर भी अकाउंट्स क्या है, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस क्या है, आपके बिजनेस की कैसी पोजीशन है, वो आपके अकाउंट्स देखकर पता चल जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई करना, क्या चीज आइडेंटिफाई करना, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो पैसों में मेजर किया जा सके वो रिकॉर्ड करेंगे ना हम लोग। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है। देखो, पूरे दिन बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी हुई होंगी, बट कौन सी रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, जैसे मैंने अपने स्टाफ को बोला जाओ जाकर चाय लेके आओ, क्या ये रिकॉर्ड करनी है? नहीं, इस बात को तो रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन हाँ, जब वो चाय लेकर आएगा, चाय का जो खर्चा हुआ उसको रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो चीज़ें मनी में मेजर की जा सकती है वो रिकॉर्ड करनी है। तो यही सबसे पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, जो चीज़ें पैसों में मेजर की जा सकती हैं उसको आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजर करना। आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये चीज़ पैसों में मेजर हो सकती है, तो अब उसको करो मेजर। ठीक है, और एक कॉमन यूनिट होना चाहिए मेजरमेंट का। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हम रुपीज़ में लिख रहे हैं, कोई डॉलर में लिख रहे हैं, कोई पैसे में लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एक मेजर करना मतलब एक कॉमन यूनिट पर लेकर आना अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, ट्रांजैक्शन जब मैं बोल रहा हूं तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी जो बिजनेस में एक्टिविटी हो रही है जो पैसों में मेजर हो सकती है, इसलिए इसको बोल सकते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी, वो ही क्या है, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, उसके बाद रिकॉर्ड करना। हो सकता है आपके स्कूल में आगे तक पढ़ा दिया हो, तो आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं जर्नल। रिकॉर्ड करने को जर्नल बोलते हैं। एक चैप्टर आता है रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को। किसी को नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करने का मतलब होता है, अभी जैसे पहले मेजर कर लिया कि अच्छा ये पैसों में इतने रुपए की बैटरी है, अब उसको रिकॉर्ड करो। और जिसको जर्नल चैप्टर पता है उसको पता है कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बट ये थ्योरी का चैप्टर है, डरो मत। तो रिकॉर्डिंग करना मतलब उसको अब रिकॉर्ड करा, बुक्स में लेके आए। उसके बाद उसको क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करने के लिए एक चैप्टर आएगा आगे, लेजर बनाना, उसको बोलते हैं क्लासीफाई करना।
आपने रिकॉर्ड कर लिया सब कुछ। अब जैसे पूरे दिन की ही ट्रांजैक्शन ले तो पहले सुबह सेल लिखी, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और लिखा, फिर एक बंदा और आ गया, फिर सेल हुई। तो ऐसे ही सेल ही हो सकता है आपके पूरे दिन में 20 बार लिखी गई हो, तो पूरे महीने में पता नहीं कितनी बार लिखी होगी। मैं आपसे पूछूं कि आपकी टोटल सेल्स कितनी है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको काउंट करने में। अच्छा पहले ये हुई फिर ये हुई, है ना। तो खाली रिकॉर्ड करके तो काम नहीं चलेगा, उसको आप क्लासीफाई कर दो। क्लासीफाई करा अलग अलग, सेल को अलग करा, परचेज को अलग करा, एक्सपेंस को अलग करा, ये सब अलग अलग करना, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, वरना जिसको पता है लेजर बनाना। समराइजिंग, अब समरी बनाना। उसकी समरी बनाने में ट्रायल बैलेंस बनता है और बाद में आगे चलकर आप इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह ये सब कुछ बनाते हो। ये सब कुछ समरी बनाना होता है। लेजर सब क्लासिफाई हो गए, अब उसके बाद समरी बनाना कि ये हमारी लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है, फिर उसको अलग करना। मतलब अलग करने का क्या है, देखो अकाउंट्स ना 5 पार्ट में डिवाइड है, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। तो अलग करना कि प्रॉफिट कैसे निकल कर आएगा। प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके। ठीक है, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करने को कहा जाता है प्रॉफिट निकालना। तो उसमें समरी बनती है। तो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये सब बनाए जाते हैं समरी के लिए। उसके बाद लास्ट में इसको क्या किया जाता है, फिर इंटरप्रेट। इंटरप्रेट तो बहुत ज़रूरी है। आपने प्रॉफिट निकाल दिया तो सिर्फ बुक्स में लिखने के लिए थोड़ी ना प्रॉफिट निकाला, अब उसको इंटरप्रेट करो, उसको एनालाइज करो, क्या ये प्रॉफिट ठीक आया है। ठीक मतलब मैं एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। कहने का मतलब जो हम सोच के चल रहे थे, जो हमारा बजटेड था, जो हमारी ड्रीम थी बिजनेस की कि ये होना चाहिए, जो हमारा विजन था, क्या उसके अकॉर्डिंगली हम कमा पाए हैं या नहीं कमा पाए। अगर कमा पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कमा पाए तो ऐसी कहाँ कहाँ कमी रह गई उसको आइडेंटिफाई करना, कहाँ अपना कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ सेल बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें इंटरप्रेट की जाएगी। कब, जब ये समरी बनकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन। इसमें कुछ रेशियोज वगैरह भी निकाली जाती है, ये 12th में आएगा एनालाइज करने के लिए। जैसे दो चीज़ों को आपस में लिंक कर देते हैं कि प्रॉफिट और सेल्स की रेशियो निकालो, परसेंटेज, कि इस सेल पर जो हमने प्रॉफिट कमाया, टोटल सेल पर जो प्रॉफिट कमाया उसका क्या परसेंटेज है, दूसरों से कंपेयर करना। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज वगैरह निकालना, ये सब चीज़ें आती हैं, बट आप इतना डीप में नहीं जाओ। रेशियोज निकाल मतलब इंटरप्रेट करना। लास्ट में कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, जो भी आपके इंटरेस्टेड यूजर्स हों उनको रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना कि ये रिजल्ट आया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो कौन है, जैसे मैनेजमेंट, सबसे पहले तो इंटरनल होगा। इसका एक क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, ठीक है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, इसी चैप्टर में क्वेश्चन आएगा, तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को बात समझ में आई कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए मैंने एक काम किया हुआ है आपके लिए, इसको आप ध्यान से समझना। ये 3 चीजें आई हैं अभी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद आएगा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस और एडवांटेजेस। आप इसमें अगर गौर करो तो 4 पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है, 4 पॉइंट ऐसे हैं जो तीनों में कॉमन है, चाहे एडवांटेजेस हो, फंक्शंस हो या ऑब्जेक्टिव्स हो। तो यार ये 4 पॉइंट तो याद अगर हमने कर लिए तो ये तीनों में चेपी आएंगे हम। समझ में आई बात? तो ये 4 पॉइंट तो आप याद कर ही लो, जिससे कि तीनों में आपका काम चल जाए। उसके अलावा अब कितने पूछेगा पॉइंट्स आपसे, एक आध और याद कर लेंगे। अनकॉमन पॉइंट्स फिर मैं बता दूंगा अभी, पहले ये कॉमन पॉइंट्स देखो। जैसे पहला पॉइंट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये ऑब्जेक्टिव भी है, ये फंक्शन भी है और ये एडवांटेजेस भी है। एडवांटेज में हेडिंग थोड़ी अलग करके दे रखी, रिप्लेसेस मेमोरी, मतलब आपको याद नहीं रखना पड़ता। क्यों याद नहीं रखना पड़ता? क्योंकि आप सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो। बात तो वही हुई।
तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स का। अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं? जिससे कि रिकॉर्ड रहे हर चीज का, हम क्या कर रहे हैं बिजनेस में उसका रिकॉर्ड रहे। पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। दूसरा, अच्छा दूसरे में देखो क्या फायदा है, ऑब्जेक्टिव्स में 2 ऑब्जेक्टिव कवर हो गए दूसरे पॉइंट में। या आपको 2 और 3 मतलब अलग अलग नंबर पे दे रखा है ऑब्जेक्टिव्स में। क्या? डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, और एक दे रखा है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए ये तो आप थोड़ा याद कर लो क्योंकि अभी लास्ट चैप्टर आएगा आपका, लास्ट सेकंड टर्म में आएगा ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ये जो मैंने समरी में बताया था ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा प्रॉफिट निकल के आता है और बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी की पोजीशन पता चलती है कितनी है। क्योंकि खाली प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, किसी के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसकी लायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है तो उसके प्रॉफिट का क्या फ़ायदा, आगे चलकर तो उसका बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि इतनी लायबिलिटीज़ अगर आपने उठा रखी है तो सब पर इंटरेस्ट देना, सबके पैसे वापस करने, बहुत सी चीज़ें। तो अगर हम इतना कमा पाए तब आगे रन कर पाएंगे, ठीक है, सरवाइव कर पाएंगे। तो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकल के आता है, बनेगा आगे। और डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, इसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आवर असेट्स एंड लायबिलिटीज। बात समझ में आई? तो ये वाला पॉइंट फंक्शंस में ये कैसे लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बात वही है। और एडवांटेजेस में क्या लिखा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ और उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ये 2 चीजें हो गई। 2 चीजें फिर से बता देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। ये पूरा पॉइंट उसी में है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकल के आता है और बैलेंस शीट से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि असेट और लायबिलिटी की क्या पोजीशन है। उस बात को बस देखो, ये दे रखा है, या तो ऐसे लिखा है पहले ऑब्जेक्टिव्स में, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसमें लिखा है फंक्शंस में मतलब वही बैलेंस शीट, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस वही प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट। तो इन दोनों पॉइंट का ध्यान रखना आप लोग। तीसरा पॉइंट, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है किस चीज़ के लिए, डिसीजंस लेने के लिए। मैंने अभी आपको कहा था ना कि इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर इंटरप्रेट करना, एक बार अगर काम हो गया उसको अब इंटरप्रेट करना कि यार ये सब सही हो रहा है ना, मतलब जो हमने सोचा था कि इतना ही कमाया है, टारगेट्स मीट हो रहे हैं हमारे, नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव था वो उसके तरीके से हम चल रहे हैं ना, तो डिसीजन मेकिंग में काम आता है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, तीनों में बात वही है। तो देखो बार बार वही दे रखा है तो अच्छा है ना, एक बार याद कर लिया, तीनों में लिख के आ सकते हैं। 4th पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स को इंफॉर्मेशन बताना, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। बात वही आ गई घूम फिर के कि हम लोग इंटरेस्टेड यूजर्स को बताते हैं कि ये हमारी पोजीशन है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, ठीक है, समझ में आई बात। अभी इंटरेस्टेड यूजर्स आएंगे, कौन होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल मैंने तब भी कहा था, जैसे मैनेजमेंट सबसे बड़ा इंटरेस्टेड यूजर है, वो तो देखना ही चाहेगा कि मेरे बिजनेस में क्या हुआ है। ओनर जरूरी, गवर्नमेंट देखना चाहेगी क्योंकि उसको टैक्स लेने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा ये तो बात हुई कॉमन पॉइंट्स की, ठीक है, ये 4 पॉइंट तो दोनों में, तीनों में कॉमन थे, बल्कि ऑब्जेक्टिव में तो 5 हो रहा है, वो जो सेकंड पॉइंट है उसमें 2 लिखे ना मैंने, तो 5 कवर हुआ ऑब्जेक्टिव्स के, तो इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप अनकॉमन पॉइंट्स की बात करो जो अलग अलग हैं, और ऑब्जेक्टिव में क्या बच गया, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस की असेट्स को प्रोटेक्ट करता है अकाउंटिंग। अगर आपने हर चीज़ की अकाउंटिंग करी है तो उससे आपकी एसेट्स बची हुई रहेगी, क्योंकि आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि मेरे यहाँ कौन कौन सी एसेट है। किसी की अगर पूरे इंडिया में, जैसे अब मैं एग्जांपल दूँ, दिल्ली मेट्रो की एक पूरी दिल्ली में इतने सारे स्टेशंस हैं, ठीक है, 200 से ज़्यादा स्टेशंस हैं, सब जगह इतनी इतनी एसेट रखी हैं, तो हर जगह ओनर तो अवेलेबल नहीं हो सकता, मैनेजिंग डायरेक्टर तो अवेलेबल नहीं हो सकता, ओनर नहीं सॉरी मैनेजिंग डायरेक्टर तो अवेलेबल नहीं हो सकता,
ना गवर्नमेंट निगाह रख सकती। तो अगर रिकॉर्ड रहेगा हर चीज़ का तो बिजनेस असेट्स प्रोटेक्ट रहेगी कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ मतलब बुक्स में तो दिखाई दे रही है बट गायब कैसे हो गई। ठीक है, फिर हम किसको अकाउंटेबल करना है वो सब हम देख सकते हैं। तो प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स फंक्शन में क्या अलग आता है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगली भी ज़रूरी है अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। किसी किसी कानून में भी लिखा हुआ है, जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि छोड़ो, वो तो बनाना भी पड़ेगा क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है। एडवांटेजेस में क्या अलग था, एडवांटेजेस में बार बार फैसिलिटी की बात करता है, तो वो 4 पॉइंट याद कर लो, 1-2 फैसिलिटी और लिखे आना। यही तो एडवांटेज है कि फैसिलिटी मिलती है, वो उससे बड़ी एडवांटेज क्या है। जैसे क्या है, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, हम कंपेयर कर पाते हैं अपने आप को दूसरों से, अपनी परफॉर्मेंस को। फैसिलिटेट्स लोन लेने के लिए अगर कोई बिजनेस चाहता है तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा कि लेके आओ, दिखाओ, हम देखना चाहते हैं आपका बिजनेस कैसा है। ठीक है, मुंह जवानी थोड़ी ना बात करेगा, नहीं हमारे यहाँ बहुत भीड़ रहती है, ऐसा नहीं। एविडेंस इन कोर्ट में दिखाने के लिए कि भाई हमने कोई चोरी नहीं करी, मतलब हमने कोई टैक्स नहीं चुराया, वो सब कैसे बताओगे, अपने अकाउंट्स दिखाकर ही ना। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस बेचना हो तो बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग होना, क्योंकि सामने वाला आपके बिजनेस की कीमत तो तब लगाएगा जब पहले उसको पता हो कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है। आई बात समझ में आपको। तो ये 3 हो गए। अच्छा, इसके जस्ट बात तो दे रखी लिमिटेशंस, बट उसके बाद जो पॉइंट है वो है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। तो लीक से हटे नहीं, इसलिए पहले मैं रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस भी आपको बताता हूँ। देखिए उसमें भी क्या फ़ायदा है आपको, देखो याद करने का तरीका। आपने देखा था टेबल जब मैंने ये बना रखी थी, तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट में आर लिखा था, ध्यान से अगर आपको दिख रहा हो तो। फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे 1 नंबर लिखा है वहाँ आर लिखा है, थर्ड लिखा है वहाँ भी आर लिखा है। आपको पता है ये रोल में भी आ रहा है, जो हमें रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस करना है ना, उसमें 2 पॉइंट तो यहीं से चल के गए, बाकी पॉइंट एडवांटेजेस से उठा लिए इन्होंने। फैसिलिटेट्स वाले, फैसिलिटेट एविडेंस इन कोर्ट, फैसिलिटेट्स लोन, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, 2-3 पॉइंट इन्होंने एडवांटेजेस से उठा लिए, तो रोल भी खत्म। आई बात समझ में। तो ये 4 अलग अलग क्वेश्चंस थे, हमने एक कर पढ़ लिया और आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई जरूर। लिमिटेशंस की बात करते हैं, अकाउंट्स की क्या लिमिटेशंस होती है, ये तो बिल्कुल अलग है, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। क्योंकि मैंने इसलिए एक करके दिखाया क्योंकि कई लोग मेरे पास स्टूडेंट्स ये बोलते थे कि कंफ्यूजन होती है, ऑब्जेक्टिव में फंक्शन याद आता है, उसमें एडवांटेज याद आता है। अब दिक्कत नहीं होगी। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स की लिमिटेशन क्या है। पहली लिमिटेशन है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती, इसमें कई जगह पे मैनेजमेंट को कुछ एस्टिमेट्स लेने पड़ते हैं। आप डेप्रीसिएशन ही देख लो, डेप्रीसिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब आप बाद में आएगा चैप्टर 2nd टर्म में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का, बट उसमें ना यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करना होता है कि हमें लगता है ये असेट इतना चलेगी। ठीक है, उसके लिए एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, इंजीनियर से पूछ लो या वो, लेकिन वो भी आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे। भाई ये सब चीज़ें तो डिपेंड करती है आप असेट को कैसे यूज़ कर रहे हो उस पर भी। और मशीन है, मशीन तो कभी भी धोखा दे सकती है। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, इसमें कई चीज़ें हमारे को जजमेंट के बेसिस पर भी डिसाइड करनी पड़ती है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, ये कह रहा है थोड़ी सी अनरियलिस्टिक भी हो सकती है इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम मानते हैं गोइंग कंसर्न है, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, कि अभी बिजनेस को बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है, जबकि ज़रूरी नहीं है ऐसा हो सकता है आपके बिजनेस पर कभी भी ताला लग जाए, भगवान ना करे। तो ये वही कह रहा है कि जो चीज़ें हम लोग लिख रहे हैं बुक्स में, असेट्स की जो वैल्यू लिख रहे हैं कि भाई हमारा गोइंग कंसर्न है, ये असेट्स की वैल्यू है, पता भी नहीं कि इतनी वैल्यू मिल भी पाएगी। जैसे बिल्डिंग, जैसे अगर फर्नीचर हमने 10 लाख का खरीदा था तो 10 लाख को थोड़ा बहुत डेप्रीसिएशन लगा के बुक्स में दिखा रखा है, बट वो दिखा ही रखा है। सच में आज अगर हम उसको बेचने चाहें तो उतने पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ये क्वांटिटेटिव तो बताता है बट क्वालिटेटिव सब छोड़ देता है। क्वालिटेटिव क्या होते हैं, जैसे
मैंने आपको एक आध चैप्टर में और जगह भी एग्जाम्पल दिया हुआ है ये कि जैसे अगर आपने मार्च 2020 में किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया अपना, ठीक है, मार्च 20 में बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत टैलेंटेड लोगों को, बहुत क्वालिफाइड लोगों को अपने बिजनेस में रखा। एक साल जब पूरा हुआ होगा उसका, तो हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही हो। क्यों? क्योंकि 20 से 21 वाले पीरियड में बहुत लंबे समय तक तो लॉकडाउन रहा है, तो अच्छे अच्छे जो धुरंधर थे, जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, उनको नुकसान हुआ है। तो स्टार्टअप का तो क्या हाल होगा, है ना? तो लेकिन आप ये क्वालिटेटिव एलिमेंट तो नहीं दिखा पाओगे कि नहीं हम वैसे तो बहुत टैलेंटेड हैं। आपकी बुक्स तो कुछ यही जो क्वांटिटेटिव चीज़ है वही बोलेगी ना कि आपने सेल तो नहीं करी। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल में चेंज आ रहा है, इन्फ्लेशन इतनी होती जा रही है, उसका एस्पेक्ट को वो इग्नोर कर देती है। जैसे लैंड बिल्डिंग की वैल्यू हम जितने पे खरीदी थी उसको लिखते रहते हैं, बट आज की डेट में लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू वैसे भी बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है, ठीक है। प्रॉपर्टी के दाम में कब एकदम से उछाल आ जाता है, कब वापस गिर जाती है, ये ठीक है, कोई इसका एस्टिमेट नहीं लगा सकता। लेकिन हम लोग तो वही हिस्टोरिकल कॉस्ट पर जिस पे खरीदी थी उस पर लिखे रहते हैं, इन्फ्लेशन के फैक्टर को कंसिडर करते ही नहीं। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग से विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये नहीं है खिड़की में कपड़े पहनना। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैन्युपुलेट करना। अपने अकाउंट्स को मैन्युपुलेट किया जा सकता है। सामने वाले को अगर वो इंटेंशन देखा जाएगा, आप क्या करना चाहते हो, आप खर्चे ज़्यादा दिखा के प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हो, वो भी किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको बैंक से लोन वोन चाहिए तो आप और अच्छी साफ सुथरी बैलेंस शीट बना सकते हो कि आपके यहाँ कोई ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं है, मतलब ज़्यादा लोन्स वोन्स नहीं ले रखे आपने, जानबूझ के ये सब दिखाया जा सकता है ना। तो ये विंडो ड्रेसिंग हो सकती है अकाउंट्स में, ऑल्दो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लेती रहती है गवर्नमेंट कि आपके ये ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए अकाउंट्स। नेक्स्ट, इसके बाद रोल तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया। अकाउंटिंग प्रोसेस वही चीज़ बता रखी है, ये प्रोसेस पूरा। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, ये जस्ट आप रीड कर लेना, ये बता रहा है कि अकाउंट्स में कुछ ब्रांचेज होते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब जो आप पढ़ रहे हो ये पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और हायर लेवल पर आती है, उसके सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट रीड करना और कुछ मत करना। अगला क्वेश्चन जो है, मैं ये कहूँ कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, जितना मैंने देखा है। मैंने ये देखा है कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पेपर में बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कईयों के तो इस हद तक पूछा जाता है कि वो आपको बेसिस को खुद लिख कर देते कि ऑन द बेसिस ऑफ ये बताओ, वरना बच्चे क्या करते हैं, जैसे 2-3 जो भी याद आए वो लिख आते हैं। ऐसा नहीं, वो बेसिस बता देते हैं, इस बेसिस पर बताओ, जैसे ये जो बेसिस का कॉलम दे रखा है ना आपको, उस बेसिस पे बताओ, तो और दिक्कत वाली बात है। लेकिन पढ़ते हैं अब इसको क्या होता है। देखिए, बुक कीपिंग में क्या होता है, अगर हम यहां पर बात करें, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी बुक कीपिंग है, ठीक है। बेसिकली अकाउंटिंग यहां से स्टार्ट होती है बेस्ट वाली, लेकिन फिर भी बुक कीपिंग, अगर आप ये कहो कि अकाउंटिंग ये पूरी है तो भी ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, आपने जैसे मैथ्स में सेट्स चैप्टर पढ़े हैं ना, पहला चैप्टर सेट्स का ही है, तो हम ये कह सकते हैं बुक कीपिंग एक सबसेट है अकाउंटिंग का, ठीक है। बुक कीपिंग एक सबसेट है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग में क्या होता है, आपने शायद सुना होगा, पहले के बिजनेसेस में अकाउंटिंग करने के लिए जो लोग आते थे उनको मुनीम बोला जाता था, सुना है शायद आपने। तो वो मुनीम का काम क्या होता था, बुक कीपिंग वाला। वो इतनी अकाउंटिंग नहीं जानते, उनके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं होती थी, वो अकाउंटिंग तो नहीं करते थे बट बुक कीपिंग ज़रूर करते थे। बुक कीपिंग का मतलब बस उन्हें ये पता है, अच्छा ये एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, वो रिकॉर्ड करके उसके लेजर वेजर बना देते थे।
उसके बाद उसकी समरी, बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, उसको एनालाइज करना, अपने इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करना, ये सब काम उनका नहीं था, वो इतने क्वालिफाइड नहीं है। तो अकाउंटिंग में तो ये सब कुछ कवर होता है, लेकिन बुक कीपिंग में सिर्फ क्या कवर होता है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। समझ में आया? तो बुक कीपिंग एक सबसेट है किसका? अकाउंटिंग का, मतलब एक छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग बहुत वाइड है। रीड करते हैं। जैसे बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग, मैं बुक में से आपके ये टेबल रीड कर रहा हूँ जो, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में गिवन है इनका कंपैरिजन। बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, measuring them in money terms, recording them in books of accounts and classifying them. लेकिन अकाउंटिंग क्या है? इट इज कंसर्न्ड विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर। एक पॉइंट तो ऐसे याद हो गया होगा आपको, ठीक है? ये हो गया स्कोप। अब इसकी स्टेज क्या है? इट इज प्राइमरी स्टेज बुक कीपिंग, और तो इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां बुक कीपिंग एंड होती है वहां पर असली अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। एक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ही बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू एसर्टेन नेट रिजल्ट्स, रिजल्ट निकालना कि प्रॉफिट हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना, ये काम किसका है? अकाउंटिंग का। नेचर ऑफ जॉब, दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, ये रूटीन नेचर की जॉब है, मुनीमी वाला काम है। दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर, ठीक है? ये एनालिटिकल है, थोड़ा सोच समझ कर करा जाता है कि कौन सी चीज़ को कहाँ प्लेस करना है, कहाँ कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है। डायनेमिक है, चेंज होती रहती है ये चीज़ें, ठीक है? इट बीइंग अ रूटीन वर्क इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ, ठीक है? बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। इसमें स्पेशल स्किल्स की कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जस्ट रीड कर लेना, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट रीड कर लेना, क्योंकि पेपर में आपके टीचर का मूड अगर अच्छा नहीं है तो कुछ भी दे सकते हैं, तो ये भी दे दें कल को। बट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं इतनी चीज़ें, उसी में से ही निकल के आ रहा है, ये रीड कर लेना। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बुक कीपिंग के बाद दूसरे नंबर पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इस एक अच्छी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे? जिसमें ये 4 एस्पेक्ट्स होंगे। क्या क्या होंगे? रिलायबल होगी, रेलेवेंट होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी और कंपेरेबल होगी। पहला क्या था? रिलायबल होगी, जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, वो बंदा रिलायबल नहीं है, मतलब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो झूठ बोलता है। तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अच्छी तब होगी जब वो रिलायबल हो, लोगों को विश्वास हो कि नहीं, इसने कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं की होगी। रेलेवेंट, रेलेवेंट होनी चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो रेलेवेंट हो वो लिखो। मैंने इसके लिए एग्जाम्पल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में दिया हुआ है। वहाँ पर एक प्रिंसिपल आता है कि मटीरियलिटी प्रिंसिपल। वहाँ ये कहा जाता है कि जो चीज़ें मटीरियल हो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, उसको रिकॉर्ड करो। जैसे स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, इरेजर, प्रिंटर के पेजेस, ठीक है, स्टेपलर, कैलकुलेटर, दुनिया भर की चीज़ें, बुक, रजिस्टर, ये सब कुछ एक ऑफिस में मिलता है, नॉर्मल सी चीज़ है। क्या सबका अलग अलग अकाउंट खोल के बैठ जाए हम? क्या ये इतना रेलेवेंट है? नहीं। एक ही हेड खोलो ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सब उसमें कवर हो गया। समझ में आई बात? तो रेलेवेंट होना चाहिए। तीसरा है अंडरस्टैंडेबल, समझ में आए, ठीक है? इतना ऐसा हाई फाई भी मत बना दो कि सामने वाला भी ना समझ पाए, ठीक है? लेमैन भी अगर देखे तो उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग पाए, इतना अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और दूसरों से कंपेरेबल होना चाहिए। ऐसी टेक्निक्स, ऐसे मेथड्स आप यूज़ करो जो थोड़ा सा वाइडली एक्सेप्टेड हो, जो बाकी लोग भी यूज़ करते हो, ठीक है? तभी तो आपकी बुक्स जो होंगी वो दूसरों से कंपेयर की जा सकेंगी इस इंडस्ट्री में, कि अच्छा उसका इतना प्रॉफिट हुआ है, इसका इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है?
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं किनको हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से मतलब है। तो उसमें आ गए इंटरनल यूजर्स, जिसमें ओनर को सबसे ज़्यादा मतलब है, भैया उसको प्रॉफिट चाहिए, उसने कैपिटल लगा रखी है। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए, उन्हें डिसीजन मेकिंग, कमीशन भी कई बार बंधी हुई होती है प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट भी देखना है उनको। मैनेजर को कमीशन मिलती है कि आपने अगर हमारा इतना प्रॉफिट कर दिया तो इतनी कमीशन आपकी, ठीक है। कई जगह मैनेजर और ओनर सेम होते हैं, बट बड़ी कंपनीज में तो ओनर अलग होगा और मैनेजमेंट के लिए वो किसी और को रखेगा, MBA वगैरह वालों को। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, उनको सैलरी चाहिए। आपने जैसे तारक मेहता में देखा होगा कि वो जेठालाल को उसका जो आदमी वहाँ पे काम करता है वो बार बार यही नटू काका वो यही बोलते रहते कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, ठीक है। तो वो कहते काम धंधा नहीं है अभी, तो सामने वाला इंटरेस्टेड तो होगा, भैया देखना चाहेगा ऐसा प्रॉफिट आ कितना रहा है आपका, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स में बैंक्स को चाहिए। बैंक से अगर लोन लेने जाओगे तो वो 3 साल की 4 साल की आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट और P&L अकाउंट मंगा सकता है कि पहले ये लेके आओ, हम देखना चाहते हैं आप कैपेबल भी हो लोन वापस करने के, या आपके सर पे पहले ही इतनी लाइबिलिटियां हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर मतलब जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, ये बात कंपनियों के केस में आती है, सोल प्रोप्राइटर में नहीं आती। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो देखना चाहेंगे कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसी, कितना प्रॉफिट आपने किया। जो लोग शेयर्स में काम करते हैं वो यही देखते रहते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को क्यों चाहिए कि उनका पैसा टाइमली मिल जाए, इसलिए वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे। गवर्नमेंट, उनको टैक्स चाहिए। रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स एंड पब्लिक, ठीक है, ये लोग भी कुछ कुछ जगह पे इंटरेस्टेड यूजर्स बन जाते हैं। जैसे पब्लिक के लिए कहें कि पब्लिक को क्यों चाहिए, भाई वो ये कि आपने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई या नहीं निभाई। आप इतना कमा रहे हो तो आसपास के एरिया में कोई एक पानी का मतलब एक प्याऊ ही लगवा दो, ये सब चीज़ों के लिए कि भाई आपको तो अच्छा खासा कमा रहे हो इस बैकवर्ड एरिया में, तो थोड़ा बहुत एरिया के बारे में भी सोचो। उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इसमें आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आप डबल एंट्री सिस्टम की एडवांटेजेस, जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आता है ना, डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट है। आ सकता है कि क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम की। जैसे इसमें लिखा है साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। आपकी एक्यूरेसी पता चलती है अगर आपस में डेबिट क्रेडिट का टोटल जब समरी बनाते हैं, जिसने ट्रायल बैलेंस बनाया उसको पता होगा, ठीक है, उसमें अगर आपका मैच नहीं करा, इसका मतलब आपने कहीं गलती की है, तो फिर ढूंढो गलती, ठीक कर लो अपने अकाउंट्स को। तो ये एक्यूरेसी वगैरह भी पता चलती रहती है, ठीक है। जैसे इसमें ये 3rd पॉइंट में यही बात लिखी है। 2nd पॉइंट में लिखा है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, सारा रिकॉर्ड रहता है ट्रांजेक्शन्स का। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, फिर है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वही वाले पॉइंट्स आ गए ना। प्रॉफिट और लॉस मतलब P&L, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बताती है। 2 पॉइंट वही हो गए डबल एंट्री सिस्टम में, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस और एडवांटेजेस में थे। एक और करा अभी मैंने रिकॉर्ड्स वाला, तो वहीं से उठा लो पॉइंट्स को, एक बार इसको कंपेयर करके वहीं से उठा लो, ज़्यादातर पॉइंट्स वहीं से ही हैं। कंपैरेटिव स्टडीज पॉसिबल 7th पॉइंट में लिखा है, फिर वही बात। हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग 8th पॉइंट। आप पाओगे कि ये सारी एडवांटेजेस पहले ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन एडवांटेजेस में कवर हो गई है, वही यहाँ पर लिखनी है बस आपको। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। ये मैंने कोशिश करी है सब कुछ कवर कराने की, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट थी, उनको भी थोड़ा बहुत बता दिया आपको। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।